हमने इस सदन के समक्ष विश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। कल तक हमारे साथ थे, आज विपक्ष की मुख्य कुर्सी पर गए, वो अपनी बात कहकर चले गए। मैंने इसलिए बीच में ही कहा था कि भाई आपकी बात हम सुन रहे हैं, हमारी बात भी आप सुनिए। लेकिन जैसा प्रतीत हो रहा था, जब प्रस्ताव के पक्ष में जनता दल यू के माननीय सदस्य मनजीत सिंह बोल रहे थे, तो उनके बोलने के बीच में जितनी टोका टोकी की गई वो शोभनीय नहीं था। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और मैं सबकी बात सुनता हूं। सिद्दीकी जी यहां थे तो उनकी बात भी सुनता था, आज वहां बैठे हैं, उनकी बात हम ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, सब लोगों की बात ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। सुनना चाहिए, हर आदमी को अपनी बात कहनी चाहिए। लेकिन खैर वो चले गए, अपनी बात कहकर चले गए। लेकिन सिद्दीकी साहब बोलने दीजिए, हम तो आपका सुनते हैं। किस बात के लिए धन्यवाद, क्यों धन्यवाद ज्ञापित करेंगे? ये तो उनकी कमजोरी का परिचय है। बहुत लोग बहुत तरह की गलतफहमी के शिकार होते हैं और सबसे ज्यादा घातक वही होता है जब मनुष्य गलतफहमी का शिकार हो जाता है। लोकतंत्र में चर्चा होती है, विमर्श होता है, वाद विवाद होता है, तो बात कहिए तो बात सुनिए भी। अपनी बात कह के चले गए। लेकिन ये नौबत क्यों आई और हमको ये फैसला हम लोगों को क्यों लेना पड़ा, ये तो स्पष्ट हो गया। मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस समय सदन की कार्यवाही प्रारंभ हुई और जो नारे उन लोगों के द्वारा लगाए गए, वो अपने आप में स्पष्ट है आखिर ये नौबत क्यों आई। मैंडेट की बात है, हम साथ थे, चुनाव लड़े, 2005 में भी लड़े फरवरी में। पहले 2 चरण में नेता घोषित नहीं था, आखिरी चरण में नेता घोषित हुआ। पहले 2 चरण के परिणाम उतने अच्छे नहीं थे, ठीक नहीं थे, अंतिम चरण के परिणाम बेहतर थे। 2005 के अक्टूबर नवंबर में चुनाव हुआ, नेता पहले से घोषित किया गया, पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, ठोस बहुमत प्राप्त हुआ। 2010 के चुनाव में हम लोग साथ लड़े, नेता पहले से घोषित था, विशाल बहुमत प्राप्त हुआ। मैंडेट की व्याख्या लोग अपने अपने ढंग से करते। हम तो सब दिन साझा सरकार, साझा उपलब्धियों की बात करते थे। तकलीफ कहां आ गई? हम तो बिहार की उपलब्धियों का बखान करते थे और ये बताते थे कि ये साझा उपलब्धि है। बिहार के गठबंधन के बारे में हमने सदैव कहा कि बिहार में जो जनमत मिला है, जनादेश मिला है, वो बिहार के लोगों को मिला है, बिहार के काम के बदौलत मिला। हमारे मित्र तलखी में थे, बहुत परेशानी में थे, मेरे कुछ कदमों की आलोचना कर रहे थे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार जब हम बिहार के गठबंधन की सरकार की उपलब्धियों का बखान करते थे तो ये किसी की आलोचना कैसे थी? हालत उनकी यहां पहुंच गई कि न उनको बिहार पर नाज था, न बिहार की अस्मिता पर नाज था, न अपने बिहार के काम पर नाज था। ये कौन सी प्रवृत्ति है?
हम जो काम करें उसी का बखान करें। हमने क्या कहा था अपने पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सम्मेलन में? हमने तो वही कहा कि बिहार के विकास का जो मॉडल है वो समावेशी है। इसमें सबको साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति है। हमारे कार्यक्रम है जिसमें समाज के सभी तबकों को जोड़ा गया है। विकास का ये मॉडल है, जो विकास के से वंचित तबका है उसको आगे बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए गए। हमारा जो विकास का मॉडल है उसमें सिर्फ हमने बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर नहीं दिया, बल्कि कानून का राज कायम किया, बुनियादी ढांचे के विकास पर भी जोर दिया, और उसके साथ साथ जो मानव विकास है, समाज का जो अभिवंचित तबका है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की, और समाज में किसी को नहीं छोड़ा। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, ऊंची जात के लोग हो, पिछड़े वर्ग के लोग हो, अति पिछड़े वर्ग के लोग हो, दलित समाज के लोग हो, महादलित समाज के लोग हो, आदिवासी समाज के लोग हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबको जोड़ा। हमारा कार्यक्रम समावेशी है, सबको साथ लेकर चलने वाला। हमने इसकी प्रशंसा की। हमने कहा बिहार पहला राज्य है जिसने पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में 50% का आरक्षण दिया है, और कहीं बाद में कुछ किया गया, कहीं सोचा जा रहा होगा तो इसको माना गया कि हम किसी की आलोचना कर रहे हैं। हम तो अपनी बात कर रहे हैं। ये तो भाई साझा उपलब्धि थी, साझा सरकार थी, इस पर तो अभिमान होना चाहिए था। इस पर परेशानी क्यों होने लगी? हमने कहा कि गठबंधन चलाने के तौर तरीके हैं। देश का नेतृत्व कैसा होना चाहिए? देश का नेतृत्व ऐसा होना चाहिए जो सबको लेकर चले। और हमने कहा कि देश के जो हालात हैं, इसमें गठबंधन का दौर चलेगा। किसी पार्टी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि उनकी अकेले की कोई सरकार दिल्ली में बन सकती है। यह भ्रम है, किसी की सरकार नहीं बन सकती है। यह गठबंधन की सरकार बनेगी। तो गठबंधन कैसे चलाना चाहिए? हमने याद किया अटल जी के नेतृत्व को, अटल जी के कार्यशैली को, किस तरह से अपने सहयोगियों को सम्मान देते थे, किस तरह से सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करते थे। हमने अटल जी के कार्यशैली की प्रशंसा की। इसको भी माना गया कि हमने किसी की आलोचना की। हम अपनी बात करें, बिहार के विकास की चर्चा करें, बिहार के समावेशी विकास के मॉडल की चर्चा करें, सब मानते थे कि हमने किसी के खिलाफ कोई भाषण दिया। ऐसा क्यों? अगर आज बोल रहे हैं कि हम साथ थे और आपने छोड़ दिया, तो आज नारा बिहार की जनता का तो लगा नहीं रहे थे, नारा सुशील मोदी का तो लगा नहीं रहे थे, नारा तो किसी और का लगा रहे थे। हमारा यही तो दर्द था कि भाई जब तक बिहार के दायरे में, बिहार के अनुरूप ये गठबंधन काम करता रहा, तब तक कोई परेशानी नहीं थी। जब बाहरी तत्व हावी होने लगे, और वो भी एक इस अवधारणा पर कि हवा बह रही है, मैं नहीं जानता हूं कौन सी हवा बह रही। यह देश इतना बड़ा है, ये देश इतनी विविधताओं से भरा हुआ है कि ये सोच लेना कि हमारे कार्यकर्ता उत्साहित हो गए तो पूरा देश मुट्ठी में हो गया, ये भ्रम छोड़कर और कुछ नहीं है। ये दिवा स्वप्न है, और ये स्वप्न टूटेगा, बुरी तरह टूटेगा। हमने जो डिसीजन लिया, हम सब लोगों ने जो निर्णय लिया, वो कितना मौजूद था और कितना जरूरी था कि आज साफ साफ आ गया। आरएसएस की तरफ से बयान, अगर आज बोल रहे हैं कि हम साथ थे और आपने छोड़ दिया, तो आज नारा बिहार की जनता का तो लगा नहीं रहे थे, नारा सुशील मोदी का तो लगा नहीं रहे थे, नारा तो किसी और का लगा रहे थे। हमारा यही तो दर्द था कि भाई जब तक बिहार के दायरे में, बिहार के अनुरूप
ये गठबंधन काम करता रहा तब तक कोई परेशानी नहीं थी। जब बाहरी तत्व हावी होने लगे और वो भी एक इस अवधारणा पर कि हवा बह रही है, मैं नहीं जानता हूं कौन सी हवा बह रही है। यह देश इतना बड़ा है, ये देश इतनी विविधताओं से भरा हुआ है कि ये सोच लेना कि हमारे कार्यकर्ता उत्साहित हो गए तो पूरा देश मुट्ठी में हो गया, ये भ्रम छोड़कर और कुछ नहीं है। ये दिवा स्वप्न है और ये स्वप्न टूटेगा, बुरी तरह टूटेगा। समावेशी विकास का, इंसाफ के साथ तरक्की का, न्याय के साथ विकास का जो हमारा रास्ता है वह नजरिया होना चाहिए। हमारी यही तो चाहत थी। हम किसी के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप नहीं करते। आज मुझको बार बार दिखा रहे थे, एक ही लग गया है सीडी, हमारा कोई भाषण 2003 का, रेल मंत्री के तौर पर गए हुए, रेल मंत्री के तौर पर जाएगा कोई फंक्शन में तो वहां उसकी आलोचना करेगा, निंदा करेगा। लेकिन मैंने वहां भी कहा था, गुजरात पर एक बहुत बड़ा धब्बा लगा है, एक अलग बात है, हम कहां बढ़े। आज हमको 2003 की बात दिखा रहे हैं तो हमको बताना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, आज तो नारे लगा रहे थे, उछल उछल कर नारे लगा रहे थे, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 2005-2003 के पहले आया या 2003 के बाद आया? जब 2005 आया, बिहार का चुनाव लड़ा गया तो क्या नारा पॉइंट किया गया? ठीक याद करा रहे थे दुलाल चंद गोस्वामी जी, मेरे नाम के साथ नया बिहार जोड़कर जो नारा दिया गया उस चुनाव में, उस समय क्यों नहीं नारा दिया गया? क्यों नहीं नारा दिया गया किसी और राज्य के विकास का? क्यों नहीं आमंत्रित किया गया? 2005 में फिर अक्टूबर नवंबर में चुनाव हुए तो फिर क्यों नहीं बुलाया गया? क्यों नहीं बाहर से बुलाया गया? आज जिनका नारा लगा रहे थे उछल उछल कर, क्यों नहीं बुलाया गया? 2009 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें क्यों नहीं बुलाया इन लोगों ने? 2010 का चुनाव हुआ, 2010 के तो जून में टूटते टूटते बचा था। मैं तो इस्तीफा देने के लिए तैयार बैठा था 2010 के जून में, 1 जून का महीना। कोई देता है किसी राज्य की, कोई सहायता करता है, ये कोई नई बात है? आज देश के किसी भी हिस्से में अगर कोई आपदा आती है तो दूसरे राज्य के लोग मदद करते हैं। अगर हमारे यहां कोसी आपदा आई तो किसी एक ही राज्य ने मदद नहीं, अनेक राज्य के सरकारों की तरफ से मदद आई। बिहार की सरकार ने हमारे कार्यकाल में भी और हमारे कार्यकाल के पहले भी दूसरे जगह की आपदाओं में मदद दी। ये तो सिलसिला है, ये तो परंपरा है। लेकिन उसको लेकर प्रचारित करना, जो देता है उसको भजता है, हमें बुरा लगा। कोसी के तो राहत में 1000 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए थे, 5 करोड़ की क्या मुरीद थी? मुझे तकलीफ हुई, मुझे लगा कि बिहार के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है। मैंने वो पैसा लौटा दिया, पैसा लौटा दिया। बड़ी आलोचना हुई, कुछ लोग कहते थे ये नहीं करना चाहिए था। यह आलोचना का विषय नहीं है। हम लोग अपनी तरफ से जितने राज्यों में बस सहायता देते हैं राहत के लिए, उसके बारे में हम उस राज्य में जाकर विज्ञापन छपाकर कहते हैं। ये कोई है परंपरा? अन्य राज्य के लोगों ने उससे ज्यादा दिया, किसी ने तो नहीं बिहार के अखबारों में विज्ञापन छपाया। या हम अगर कहीं देते हैं तो वहां तो नहीं विज्ञापन छपा। ये कौन सा संस्कार है? ये संस्कार की बात करते हैं, ये कौन सा संस्कार है? जो अपनी भारतीय संस्कृति है क्या उसके अनुरूप है? तो उस समय तो स्थिति हुई, खैर संभल गई, लोगों को यह बात समझ में आई। लेकिन आज जो हालात पैदा किए गए और आज हम पर कोई थोपने की बात होगी मॉडल, मैं पूछना चाहता हूं। मैं तो यहां पर बहुत लोग बैठे हुए होंगे, बिहार तो गरीब राज्य है, हम तो समावेशी विकास को
लेकर चलते हैं, मानकर चलते हैं, लेकिन जहां के मॉडल की आज प्रशंसा करते हैं और बिहार के मॉडल की प्रशंसा करने में तकलीफ हो रही थी, मैं पूछता हूं कि कौन सा विकास जिस राज्य की तारीफ कर रहे हैं उस राज्य में न्यूनतम मजदूरी दर क्या है? मैं जानना चाहूंगा कि न्यूनतम मजदूरी दर क्या है। मेरे पास जो जानकारी है वो 100 रुपए के आसपास की है। अगर कुछ ज्यादा हो, कम हो तो बताएंगे लोग। मेरे पास जानकारी मिली है कि 100 रुपया है या इससे कुछ ज्यादा होगा, लेकिन हमारे यहां अमीर राज्य में न्यूनतम मजदूरी दर और हम गरीब राज्य हैं, हमारे यहां न्यूनतम मजदूरी दर 162 रुपया। कौन सा विकास का मॉडल? और यहां का काम अच्छा हो तो इससे शिकायत, इससे संकोच नहीं। मनरेगा में भी न्यूनतम मजदूरी मिलेगी, पहले भी था, बीच आप सुन ले, मैं आपको बता देता हूं। आप बात कहीं हो रही है, हंसुआ का ब्याह, खुरपी का गीत आप गाने लगते। समस्या ये है, हमारे मनरेगा में पहले भी न्यूनतम मजदूरी मिलती थी। केंद्र सरकार ने मनरेगा का रेट 138 किया, वो राज्य सरकार ने लागू किया, कुछ दिनों के लिए वो चला। फिर मैंने कहा कि नहीं, हम पहले से न्यूनतम मजदूरी देते आए हैं, आगे भी देंगे, और ऐसा करने के लिए मनरेगा कार्यक्रम में राज्य के खजाने से 400-500 करोड़ रुपया खर्च होगा, लेकिन न्यूनतम मजदूरी 162 रुपये का ही करंट ईयर में दिया जाएगा। क्या बात हाँ, अभी बात दूसरी हो रही भाई। यहां आज 2003 की बात कर रहे हैं, मैंने तो उदाहरण दिया कि कहां गया 2005 में इतना अभिमान था तो बुलाते, 2009 में बुलाते, 2010 में बुलाते, लेकिन नहीं बुलाए। जानते थे कि हम जो कह रहे थे उसी में वोट मिलेगा। तो आज हम लोगों के साथ चलने से लाभ हुआ, ठीक है, लेकिन फिर जो थोपने की कोशिश, ये क्या है? ये लोकतंत्र है, ये तो अधिनायकवाद है। भारत क्या इसी प्रकार से चलेगा? देश में विकास की 2 धारा होगी, कौन सी धारा चलेगी? सबको लेकर चलने वाली धारा चलेगी या लोगों को थोपने वाली धारा चलेगी? यह अधिनायकवाद नहीं है तो क्या है? विश्वासघात का आरोप हम पर लगता है। जो अपने बुजुर्गों का सम्मान न कर पाए वो हम पर विश्वासघात का आरोप लगाते। क्या सम्मान किया? आडवाणी जी के साथ क्या किया? अटल जी ने क्या कहा था? अटल जी ने राजधर्म पालन करने की सलाह दी थी और हमने अटल जी की प्रशंसा की। तो देश आखिर कैसे चलेगा? भारत का जो संविधान है, जो भारत का वजूद है, भारत का जो निर्माण हुआ, भारत का जो गठन हुआ, हमने एक संविधान को अंगीकार किया। उस संविधान की जो मूल अवधारणा है, उस संविधान के अनुरूप जो भारत का एक दर्शन है, उसके अनुरूप देश चलेगा या एक नए ढंग से देश को बांटने वाली धारा चलेगी? देश की जनता इसको कतई स्वीकार नहीं कर सकती है। देखिए, हम लोग समाजवादी पृष्ठभूमि के हैं। मैं अपने मित्रों को, साथियों को कह देना चाहता हूं, अभी थोड़ा हम लोगों को मालूम है आजकल ओबीसी पिछड़ा वर्ग कार्ड खेल रहे। अरे पिछड़ा वर्ग का नेता कोई होता है, पिछड़े वर्ग के लिए हमदर्दी होती है, पिछड़े इलाकों की हमदर्दी होती है। कॉरपोरेट की हमदर्दी से कोई किसी पिछड़े वर्ग में जन्म होने से पिछड़े वर्ग का नेता नहीं हो सकता। पिछड़े वर्ग के लिए तो आखिर पिछड़े वर्ग की लड़ाई लड़ने वाला नेता होता, और संभव हो पिछड़े वर्ग में पैदा न हुआ हो। चौधरी चरण सिंह जी पिछड़े वर्ग में नहीं थे, लेकिन उन्होंने काम किया और उत्तर प्रदेश सरकार, उसके बाद पूरे नॉर्थ इंडिया में सभी पिछड़े वर्गों के नेता वो बने। मधुलिमा जी, राजनारायण जी पिछड़े वर्ग में नहीं आए। वीपी सिंह मंडल कमीशन लागू किया। सवाल उसका नहीं है कौन किस जात में पैदा होता है,
सवाल इसका है कौन क्या करता है, किसकी क्या विचारधारा है। इसलिए अब देख लीजिए तो हिंदुत्व का भी क्या होगा। मैंने जब कहा लोकसभा में दलित मुस्लिम और दलित क्रिश्चियन के प्रश्न पर कि साहब एक तरह का काम लोग कर रहे हैं और उनको क्यों नहीं अनुसूचित जाति में शामिल किया जाता है, और हमने कहा था कि देखिए ये देश विचित्र है, धर्म बदलने से जात नहीं बदलती है। तो उस समय तो मेरी बड़ी आलोचना हुई थी। आरएसएस के मुखपत्र ने उस पर लिखा था, हम लोकसभा में बोल रहे थे, 14वीं लोकसभा की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने उसका पुरजोर विरोध किया। लेकिन हमने तो कहा था, तो हम तो अपनी नीतियों से समझौता नहीं करते हैं। आज जात की बात लोग करने लगे, तो जात किसका? हमने तो बिहार में अति पिछड़े वर्ग को में जागृति लाई, एक किया, और हम सबको कहते थे कि आप जातियों की बात मत करिए, पूरे अति पिछड़े वर्ग की बात करिए। महादलित हैं तो एक साथ रहिए, जात की बात नहीं उसकी होनी चाहिए। लेकिन हमने देखा कि जातीय सम्मेलन कराया गया, जो पहले आरजेडी कराती रहती थी जातियों का सम्मेलन, वही सिलसिला यहां से शुरू हुआ। हमने कहा कि ये क्या कर रहे हैं, ये फिर से जो अति पिछड़े वर्ग में एक जागृति आई है उसको खंडित करेंगे। वो एक साथ रहेंगे तो अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, उसको भी तोड़ने की कोशिश। आज फिर वही जात पर आधारित राजनीति। कहां गया विकास? जात भी विकास भी सब चीज का घालमेल समझ लिया है कि बस एक हवा बह रही है। कहां हवा बह रही है? कॉरपोरेट जगत के द्वारा उड़ाई गई हवा में देश नहीं बहेगा। कुछ वक्त के लिए जो प्रचार मिलता, और सिद्दीकी साहब इसमें तो एग्री करेंगे कि र्यूमर स्प्रेड करने का जो एक सोसाइटी है, तो ये जो पुराना टेक्निक है उसके जरिए कुछ देर के लिए पर्दा भ्रम के बादल छा सकते हैं। लेकिन ये भ्रम का बादल नहीं, इस देश में जो लोकतंत्र की धारा है, जो सेकुलर धारा है, समावेशी विकास की धारा है, इंसाफ के साथ आगे बढ़ने की धारा है और सबको साथ लेकर चलने वाली जो धारा है, वही धारा बलवती है और वही आगे बढ़ेगी। इसको जो तोड़ना चाहेगा उसको भ्रम हो सकता है, लेकिन अंततोगत्वा वो कामयाब नहीं हो सकता है। यह देश अगर वैसी धारा कामयाब होती है तो देश बिखरेगा। आइडिया ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं, जिसके बारे में हमने कहा, भारत का जो सोच है वो भी खंडित होता है। और हम नहीं सोचते हैं कि इस देश के आम लोग कभी जो भारत का सोच है, आइडिया ऑफ इंडिया है, इसको समाप्त होने देंगे, इसके वजूद को खत्म होने देंगे। कुछ लोगों का भ्रम कुछ इलाकों पर हो सकता है, लेकिन इसके अलावे कुछ नहीं। और देश में आगे बढ़ने के लिए, सरकार बनाने के लिए 272 एमपी की जरूरत पड़ेगी। हम लोग तो साथ भी रहते तो भी 272 की गुंजाइश नहीं, 200 पार करना मुश्किल था। अब तो हम लोग भी अलग हो गए। गठबंधन का दौर है, भ्रम में न जिए। 98 में जब हम लोग सरकार में शामिल हुए, आदरणीय जॉर्ज साहब शामिल हुए, तो ये बात तय हो गई कि धारा 370 को संविधान से हटाने की बात नहीं होगी, कॉमन सिविल कोड समान आचार संहिता थोपने की बात नहीं होगी, और अयोध्या मसले का समाधान या तो आपसी बातचीत से होगा या कोर्ट के फैसले से होगा। ये तय हो गया। हम लोग सरकार में शामिल हुए। 99 में एनडीए बना, 1999 में नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेंस तैयार किया गया, उसमें यह मूल धारणा थी। और अटल जी के नेतृत्व में विवादित मसलों को अलग रखा गया, इसलिए हम लोग शामिल हुए थे। और बिहार में जो सत्ता पक्ष था, उसके खिलाफ के जितने वोट थे उसको एकजुट करने के लिए हुआ था। 95 का चुनाव हुआ था, उस समय जो सत्तारूढ़ दल था
उसको मात्र 27.78% वोट मिले थे और पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। हम लोगों को 10% के करीब, भाजपा को भी 10% के करीब, हमारा 10% ये झारखंड छोड़ करके ये पूरा जो इलाका है जो आज का बिहार है उसमें, तो ये सब, उस समय तो झारखंड भी साथ था, तो झारखंड में उनका ज्यादा, लेकिन बाकी के इलाकों में कम। तो हम लोगों ने देखा कि ये मतों का बिखराव हुआ, इसको रोकने के लिए हम लोग एक साथ मिले, टैक्टिकल अलायंस हुआ, टैक्टिकल एडजस्टमेंट हुआ, और उसके चलते 96 में परिणाम आने लगा लोकसभा के चुनाव में। तो दोनों बात थी, यहां का जो हुआ वो यहां मतों के बिखराव को रोकने के लिए, और दिल्ली की सरकार में गए जब विवादित मसलों को हटाने की बात हो गई। 1999 में नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेंस पर सहमति बनी और तब हम लोग साथ हुए। आज जब उसके विपरीत सब कुछ हो रहा हो, एक साफ साफ दिख रहा है कि अधिनायकवादी प्रवृत्तियां उभरने की कोशिश कर रही है, तो इस समय हम हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। हमने कहा था कि आप नेतृत्व का मसला तय कीजिए। हमको क्या आश्वासन दिया गया था, किन्होंने क्या आश्वासन दिया, ये सारी बातें आएंगी। आज थोपने की बात होगी। हमारा स्टैंड, हम लोगों का स्टैंड शुरू से साफ था। अगर बिहार में जो चल रहा था उसको चलने के लिए उसी तरह से छोड़ दिया जाता और दिल्ली में अटल जी के रास्ते को अख्तियार करने की कोशिश होती तो हम लोगों को कोई एतराज नहीं था। विवादित मुद्दों को अलग रखते हुए, विवादित व्यक्तित्व को अलग रखते हुए आप एक सर्व स्वीकार्य व्यक्तित्व को आगे करते ही आपका अधिकार था, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यह संभव नहीं कि हम उस चीज को स्वीकार करें जो आप चाहते हैं। और जिस ढंग से हुआ, कमेटी की बात हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी के कमेटी की बात हो सकती है, लेकिन जिस ढंग से उसको प्रस्तुत किया गया उसके बाद किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहा कि कल क्या होने वाला है। तो हम लोग एक राजनीतिक दल के नाते राजनीतिक निर्णय लेंगे। दीवार पर की लिखावट को पढ़ लिया, कल क्या होना चाहिए। हम लोगों ने आश्वासन चाहा, वो नहीं मिला, साफ साफ बात नहीं हुई तो इसके बाद तय हुआ। आवाज दुखड़ा रो रहे थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। भाई हम तो शुरू से कहते रहे, अगले दिन हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरे स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरा स्टेटमेंट क्या है? हमने कहा है उसमें कि हमारे जो कंसर्न्स हैं, यानी जनता दल यू की जो चिंताएं हैं, हमारे कंसर्न्स को पब्लिकली एड्रेस किया जाना होगा। यानी हमारी जो चिंताएं हैं उसका निवारण सार्वजनिक तौर पर करना होगा। कोट अनकोट टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरा कोट पढ़ लीजिए। टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र है, उसने लिखा हमारे पब्लिक कंसर्न्स क्या थे, वो उसको समझते हुए उन्होंने अपने ढंग से वो हेडिंग बनाई। हम अपने कंसर्न का पब्लिकली एड्रेस चाहते थे, ये कौन सी बात नहीं थी। हम तो सदैव से कहते रहे कि भाई दिल्ली के नेतृत्व का फैसला कर लीजिए और जो हम लोगों के विचार हैं उस दायरे में होने चाहिए। तो इसलिए न कोई विकास का मॉडल है जो हमें स्वीकार्य हो। बिहार को तो बिहार का मॉडल ही चलेगा और देश को भी बेहतर ज्यादा, बिहार चूंकि एक अविकसित प्रदेश है, इसके विकास का रास्ता इन्होंने दिखाया है। आज तो दूसरे देशों में भी इसकी चर्चा होती है, इस पर भी तो अभिमान करना चाहिए, लेकिन लोगों को डर लगता है, इस बात से अब संकोच होता है, परेशानी होती है। इसलिए हम लोगों के सामने कोई विकल्प नहीं था और जब एक बार राजनीतिक रास्ता अलग हो जाता है तो आदमी को कदम उठाना पड़ता है और हमने वही कदम उठाया। और इसके खबर कि कोई कहे कि आप विश्वास मत हासिल करिए, हमने विश्वास मत हासिल किया। कौन सा जुगाड़ है इसमें? मैं जानना चाहता हूं जुगाड़ क्या है इसमें। आरोप लगाना, सिद्दीकी साहब एक मिनट, आरोप लगाना आसान है। आदमी जब किसी रास्ते पर चलता है तो थोड़ी भड़ास निकालता है, थोड़ी खील उतारता है, लेकिन जिस ढंग के शब्दों का, भाषा का प्रयोग कल किया गया है उससे तो मेरा मन और मजबूत हुआ कि भले ही अलग हो, अंदर अंदर कुछ आया तो बार बार संदेशा, आया तो बार बार संदेशा अमीर का
आया तो बार बार संदेशा अमीर का, हमसे मगर हो न सका सौदा जमीर का। आया तो बार बार संदेशा अमीर का, हमसे मगर हो न सका सौदा जमीर का। और हमारे सामने साफ था, जमीर था, सिद्धांत था, उसके साथ या तो समझौता करते और आराम करते और फिर रात में अपनी गर्दन उतरवा लेते।